हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रहे हैं। कई बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जाए, तो आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रोज़ शाम को आपको इसी टाइम मिलेगा। 3 से 3:15 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। तो आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी हम ऑलरेडी सुबह के टाइम में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप इंडियन पॉलिटी वाला अपने पार्ट नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। वायकोम सत्याग्रह, आपको पता होगा वायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1924 में हुआ था, केरल के त्रावणकोर में। ध्यान रखिएगा, वायकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर में 1924 में हुआ था। तो इसके संदर्भ में दो कथन है, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। जो वायकोम सत्याग्रह था, केरल के त्रावणकोर में हुआ था 1924 में, वो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। कथन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को अपना समर्थन दिया था और 1925 में यहाँ का दौरा किया था। तो दोनों ही कथन इसके बारे में बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। वायकोम सत्याग्रह के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1924 में हुआ था केरल के त्रावणकोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ये भी आप ध्यान रखिएगा। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। और क्यों इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, जो भारत के प्राचीन ग्रंथ थे, जो भारत का प्राचीन साहित्य था, उसका अनुवाद आंग्ल भाषा में करने के लिए इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। यानी इनमें से ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, जबकि लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, इन सभी के द्वारा ये कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी बम्बई में। तत्कालीन का जो बम्बई था, वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या फिर विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय सरकार अधिनियम 1858,
ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या फिर विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया था। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत में विभागीय शासन पद्धति को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को ही। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नौजवान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है ए भगत सिंह, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी छबील दास और ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंबिका चक्रवर्ती। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि नौजवान सभा का गठन कब किया गया था। नौजवान सभा का गठन किया गया था 1926 में। इसमें थे भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे, यशपाल थे, छबील दास थे, ये सभी इसके सदस्य थे। लेकिन अंबिका चक्रवर्ती इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नौजवान सभा का गठन क्यों किया गया था? नौजवान सभा का गठन किया गया था नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए नौजवान सभा का गठन किया गया था। कब? 1926 में। और अप्रैल 1928 में अमृतसर में इस सभा का सम्मेलन हुआ था, जिसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी घटना कब हुई थी। सबसे पहला है हमारा शारदा अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट पारित किया गया था 28 सितंबर। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। शारदा एक्ट पारित किया गया था 28 सितंबर 1929 को। दूसरा है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी अगस्त 1928 में। नंबर 3 है साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन किया गया था नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और नेक्स्ट है डांडी मार्च। डांडी मार्च है 12 मार्च 1930 को। डांडी मार्च की शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को। तो सबसे पहला होगा हमारा साइमन कमीशन का गठन, यानी कि सबसे पहला आएगा हमारा 3, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला है 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, क्योंकि सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन होता है नवंबर 1927 को। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। उसके बाद शारदा एक्ट आता है 28 सितंबर 1929 को। उसके बाद डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आपसे मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है या आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट कब पारित हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। ऑप्शन है ए फ्रांसिस लुई, ऑप्शन बी मार्क टुली, ऑप्शन सी वेब मिलर और ऑप्शन डी फिलिप स्प्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेब मिलर। ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। अमेरिका के न्यू फ्रीमेन अखबार के ये पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने धरसना साल्ट वर्क्स पर जो धरसना नमक गोदाम पर जो धावा बोला गया था उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो वो पत्रकार थे वेब मिलर। और धरसना नमक गोदाम पर कब धावा बोला गया था? तो वो बोला गया था मई 1931 को। मई 1930 को, 31 नहीं, मई 1930 को ये घटना हुई थी, जिसका नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में बताया गया था वेब मिलर के द्वारा, और ये घटना हुई थी मई 1930 को। नेतृत्व किया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बहुत ही फेमस पुस्तक है। ऑप्शन है ए 1900 में,
ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी 1902 में और ऑप्शन डी 1903 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1901 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान रखिएगा पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक हैं, दादा भाई नौरोजी। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 में। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सा विदेशी यात्री भारत कब आया था। नंबर 1 है हमारा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस भारत आए थे 1608 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये वही हैं, 1608 में भारत आए थे जहांगीर के दरबार में। नंबर 2 है राल्फ फिच, ये भारत आए थे 1583 में। नंबर 3 है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भारत आए थे 1614 में। और नेक्स्ट है निकोलस डाउंटन। निकोलस डाउंटन भारत आए थे 1613 में। तो सबसे पहले आए थे राल्फ फिच, यानी सबसे पहला आएगा हमारा 2, और सबसे पहले 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, यानी हमारा सही आंसर है 2, 1, 4, 3। सबसे पहले राल्फ फिच 1583 में आए, उनके बाद आए कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में, फिर निकोलस डाउंटन 1613 में, उसके बाद सर थॉमस रो 1614 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं था। ये कानपुर षड्यंत्र हुआ था 17 मार्च 1924 को। तो इसमें कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन है ए मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन बी नलिनी गुप्ता, ऑप्शन सी शौकत उस्मानी और ऑप्शन डी M.A. अंसारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी M.A. अंसारी। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये सभी कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे, जबकि M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। और क्यों हुआ था ये कानपुर षड्यंत्र। कानपुर षड्यंत्र का मामला संबंधित था कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से। कम्युनिस्टों की उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ ज़्यादा बढ़ रही थी, उन्हें दबाने के लिए कानपुर षड्यंत्र ये मुकदमा चलाया गया था, कानपुर षड्यंत्र को आधार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ एक्सला-शापेल की संधि जो 1748 में हुई थी। कथन नंबर 1 है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो भारत में युद्ध हुए थे उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भारत में लड़े गए युद्धों को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और उनके बीच में 3 युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था 1740 से लेकर 1748 तक, और ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। 1748 में एक्सला-शापेल की संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था और अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। तो दोनों ही कथन ये बिल्कुल सही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। हमारा सही आंसर होगा, दोनों कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। ऑप्शन है ए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने और ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में। ध्यान रखिएगा 1850 में सिक्किम का भारत में विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसने सिक्किम पर 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भी आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत जो नीति बनाई गई थी भारतीय राज्यों को हड़पने की, वो थी हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी आप ध्यान रखिएगा, जिसे विलय नीति भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल वर्तमान में कहाँ है? तमिलनाडु में। तो वहां पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी 1755 में? ऑप्शन है ए नटराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी देवराज और ऑप्शन डी चिक्का कृष्णराज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। जो मैसूर का शासक था हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। हैदर अली ने तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए थे। जो अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे, जिनमें से दो में हैदर अली रहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जबकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका नेतृत्व टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 युद्ध हुए थे और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। हैदर अली के द्वारा ही 1755 में फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है। कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। जैसे स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी। इस प्रकार अलग अलग भागों में भू राजस्व के लिए अलग अलग व्यवस्था लागू की गई थी। कारण है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश भारत ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2। एक तरफ है विभिन्न प्रकार के अधिनियम और दूसरी तरफ है कि वो अधिनियम कब लागू किए गए थे। ए है हमारा भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी कि इंडियन आर्म एक्ट। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाया गया था 1878 में, तो ए का है हमारा 2। बी है शाही पद अधिनियम यानी रॉयल टाइटल एक्ट। शाही पद अधिनियम आया था 1876 में, तो बी का है हमारा 1। सी है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम यानी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। यह आया था 1861 में, सी का है हमारा 4। और डी है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यानी कि इंडियन डाइवर्स एक्ट। यह आया था 1869 में, डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में, शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यानी कि इंडियन डाइवर्स एक्ट 1869 में ये पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा नेता था जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है ए M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय इन तीनों ने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था लंदन में। तो ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और कांग्रेस ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था?
ऑप्शन है ए वीपी वाडिया, ऑप्शन बी एनएम जोशी, ऑप्शन सी सीएफ एंड्रयूज और ऑप्शन डी जोसेफ बैप्टिस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एनएम जोशी। भारत सरकार के द्वारा 1919 में आईएलओ के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में एनएम जोशी को भेजा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है उनके लेखक। सभी पुस्तकों के लेखक आप ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है किस पुस्तक के लेखक कौन है। ए है हमारा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय, इसलिए ए का है हमारा 3। और ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फिर भी आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय, ए का है 3। बी है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक, तो बी का है हमारा 4। सी है हमारा ए नेशन इन मेकिंग। इस पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी सी का है हमारा 1। और डी है इंडिया वीन्स फ्रीडम। इस पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया वीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इसका थोड़ा सा टाइमिंग और बढ़ाएंगे। आज फर्स्ट पार्ट था, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।